सबने जय जोहार। जय जोहार। थकान महसूस हो रही है? पक्का थकान महसूस तो नहीं हो रही ना अनावड़े वाया वाला थाकीत नहीं क्या स्टेडियम वाला। और मार विचार एक प्लस जी उबा है वो लागे थाकी के एटली बेई जो तो ठीक रहेगा। जितने जो साथी खड़े हैं क्योंकि आपड़े वहां है बीजा उबा है और बीजा हुआ मार जेवा थोड़ा कद में नाना है तो बापड़ा ताकी रे हम ओसा थाई थे जोई देखा तो नहीं है तो जटला अनावड़े वालन भी इच्छा है मार बता नहीं बोलूंगा मुंह लेकिन जटला जी उबा ही बेई जब तक वहां वालन ठीक रहे तो देखा तो और साथियों विश्व आदिवासी दिवस इंटरनेशनल डे वर्ल्ड ऑफ इंडिजिनस पीपल हमारे लिए एक गौरव की बात है कि विश्व आदिवासी दिवस इस धरती पे जितने भी देश हैं इन देशों का उन महाद्वीपों का जो मूल मालिक है इनके संरक्षण के लिए उनकी संस्कृति के संरक्षण के लिए इनके अधिकारों की रक्षा के लिए इनकी पहचान को जिंदा रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ जो पूरे विश्व के 193 देशों का एक संघ बना हुआ है और ये 193 देशों का जो संगठन है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन उन्होंने 1994 में विश्व आदिवासी दिवस के लिए पूरे विश्व में मनाने हेतु इस दिवस की घोषणा की। आप सबकी मेहरबानी की वजह से डूंगरपुर बांसवाड़ा की जनता की मेहरबानी की वजह से आप सबके सहयोग की वजह से मुझे सांसद बन के दिल्ली में जाने का अवसर मिला और मैंने प्रयास किया कि संविधान के अंदर आदिवासी समुदाय के लिए क्या क्या अधिकार हैं। संविधान के बाद जब 1952 से लगा के 2024 तक भारत की संसद के अंदर आदिवासी अधिकारों को लेके जितने एमपी एमएलए गए विधानसभा में एमएलए गए सांसद बन के गए सांसद में तो हमने प्रयास किया कि इन लोगों ने क्या क्या अब तक क्या किया है। एक बात को लेके कंफ्यूज था। कुछ लोग कहते हैं कि संविधान में आदिवासी शब्द नहीं है। इस बात को गौर से सुनना। कुछ लोग कहते हैं कि संविधान में आदिवासी शब्द नहीं है। संविधान के अंदर शेड्यूल ट्राइब जनजाति शब्द का संकलन है। तो हमने प्रयास किया कि आदिवासी शब्द कहां से खत्म किया गया। तो संविधान की डिबेट पड़ी और संविधान की डिबेट में जयपाल सिंह मुंडा ने जो बात रखी उसको मैं अगली कड़ी में रखूंगा। मैं मेरी बात को शुरू करने से पहले उस किस्से को याद करना चाहूंगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ जेनेवा में पहुंचा। पूरे विश्व के 193 देशों के सदस्य सोशल एक्टिविस्ट आए हुए थे। सभी अपने अपने देश की बात कर रहे थे और जो एम्बेसी वाले जो भारत सरकार की तरफ से डेब्यूट होते हैं मेरे सामने एक अधिकारी भारत की तरफ से आया और उन्होंने रखा बात। उन्होंने 1982 से लगा के 2024 तक विश्व स्तर पर आदिवासी समाज की भारत के आदिवासियों की पहचान क्या रखी उसके बारे में बात रखी। साथियों मुझे गर्व हो रहा था कि मैं भारत के 14 से 15 करोड़ आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करने यूएन में गया हुआ था और मुझे उस समय तकलीफ हुई कि जो राजनीतिक राष्ट्रीय पार्टियां भारत देश के अंदर 14 से 15 करोड़ आदिवासियों को वोट बैंक मात्र समझ के रखती है। इनकी पार्टियों में आदिवासी विंग बनी हुई है। आदिवासी नाम से उनके संगठन बना दिए हैं और आदिवासी समुदाय को वोट बैंक के रूप में यूज करते हैं। लेकिन यही पार्टियों का प्रतिनिधित्व जब इनकी केंद्र में सरकार होती है और जब भारत की तरफ से वो विश्व पटल पे बात रखते हैं तो वो क्या कहते हैं कि भारत में कोई आदिवासी समुदाय स्पेशल नहीं रहता है।
यही राजनीतिक पार्टी वाले केंद्र में सत्ता 1982 से लगा के 2024-25 तक और 2026 तक ये रखते हैं कि भारत में स्पेशल इंडिजिनस पीपल नहीं रहते। तो मुझे उस समय तकलीफ हुई कि ये राजनीतिक पार्टी आदिवासी समाज के नाम से आदिवासी संगठन बना के, उनकी पार्टियों में विंगे बना के, बड़े बड़े कार्यक्रम करके आदिवासी समाज का वोट लेती है, मिसयूज करती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आदिवासियों की पहचान को खत्म करने का काम किया गया इन लोगों ने। इस बात को भी हमें गंभीरता समझना है कि आदिवासी शब्द को लेके हमारे समाज के लोगों में हीन भावना डालने का काम किया था इन लोगों ने। आजादी के बाद जब बात आती थी हमारे समाज के आइडेंटिटी को लेके, तो एक भावना डाल ली थी, आदिवासी मतलब कमजोर, पिछड़ा हुआ, अपने आप में हीन भावना प्रकट हुई। और ये हीन भावना जब गांवों से व्यक्ति शहर में गया तो अपने आप को आदिवासी कहने में शर्माता था। इस विचारधारा की बदौलत जो आज से 5 साल 10 साल पहले हमारे इस क्षेत्र का भाई अपने आप को आदिवासी कहने से कतराता था, डरता था, हिचकिचाता था, आज गर्व से कहता है कि मैं आदिवासी हूं। यह उपलब्धि हुई है इस विचारधारा की। कुछ लोग कहते हैं क्या किया, क्या हुआ? जिस समाज के अस्तित्व को खत्म करने का काम किया था, जिस समाज की पहचान को मिटाने का काम किया था, उस समाज को आत्मनिर्भर बनाने का, उस समाज को गर्व से अपने आप को आदिवासी कहने का अधिकार दिलाने का, उनके अंदर हौसला पैदा करने का काम किया इस विचारधारा ने। जब संयुक्त राष्ट्र के अंदर देखा गया 1982 में, मेरा जन्म तो 1992 का है, मेरे जन्म से 10 साल पहले जब भारत सरकार का प्रतिनिधित्व गया, उन्होंने कहा कि भारत में कोई इंडिजिनस पीपल नहीं रहता है। 1979 के अंदर विश्व पटल पे आईएलओ कन्वेंशन 159 पास हुआ, तो भारत सरकार ने साइन नहीं किए। आईएलओ कन्वेंशन 169 क्या है? पहली बार सुना होगा आपने। इंटरनेशनल लेबर जो ग्रुप बना था, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, इसमें यह प्रावधान था कि विश्व में किसी भी देश पे जो आदिवासी समुदाय पारंपरिक रूप पे जिस जमीन पे रह रहा है, उस जमीन का मालिकाना अधिकार उस आदिवासी परिवार को मिलना चाहिए। यह उस कानून में था। उस कानून में यह प्रावधान था जो आईएलओ कन्वेंशन 169 जो है कि आदिवासी इलाके में आपको खनन करना है। कोई भी देश की सरकारें तो आदिवासी इलाके में अगर खनन करती है तो इनको खनन करने से पहले उन लोगों से अनुमति लेनी होगी। भाई 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची में भी प्रावधान है और पैसा एक्ट में भी प्रावधान है, लेकिन भारत सरकार ने साइन नहीं किए कि हम साइन नहीं करते। बड़े तकलीफ की बात है कि 1994 में विश्व आदिवासी दिवस घोषित हुआ और हम सबको पता चला आज 5 से 10 साल पहले, और आज कुछ लोग कह रहे हैं कि वो यूएनओ का आदिवासी मामला अलग है और हमारा यहाँ का मामला अलग है। जो लोग कहते हैं कि इंडिजिनस का अर्थ अलग है और आदिवासी का अर्थ अलग है, मैं एक बात बताना चाहूंगा, हमारे देश का नाम क्या है? हमारे देश का क्या नाम है? संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा जो विवरण दिया गया है, उल्लेख किया गया है इंडिया का, और उसमें यह बता दिया गया है कि इंडिया दैट इज ए भारत, या भारत दैट इज ए इंडिया। मतलब भारत है वही इंडिया है, इंडिया है वही भारत है। और एक तीसरा नाम प्रचलन में हो रहा है हमारे देश का, वो क्या नाम है? सभी राजनीतिक पार्टियां बड़े बड़े मंचों से कहती है संविधान के अंदर मुख्य रूप से इंडिया और इंडिया के बाद भारत, भारत दैट इज इंडिया या इंडिया दैट इज भारत का उल्लेख है। और तीसरा हमारे देश का नाम है, हम तो नहीं लेते, बहुत कम लेते, क्योंकि हम संविधान को मानते। बाबा साहब अंबेडकर, जयपाल सिंह मुंडा ने जो संविधान लिखा है उसकी पालना करते। तीसरा नाम का उल्लेख क्या होता है? हिंदुस्तान का आवाजाही। मतलब हमारे भारत देश के संवैधानिक 2 नाम है, भारत और इंडिया, और तीसरा प्रचलन में जो आ रहा है और ला रहे हैं वो
वो हिंदुस्तान। आदिवासी शब्द के लिए आप कहते हो कि संविधान में उसका उल्लेख नहीं है, तो क्या हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख संविधान में है? भारत का जो संविधान है उसमें क्या हिंदुस्तान का उल्लेख है? नहीं है। अगर भारत के संविधान में उल्लेख हिंदुस्तान का नहीं है तो आप हिंदुस्तान शब्द के लिए बोल सकते हो, हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हम आदिवासी शब्द बोलेंगे तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जिस तरह भारत दैट इज इंडिया, इंडिया दैट इज ए भारत, इसी तरह इंडिजिनस पीपल दैट इज ए आदिवासी, आदिवासी दैट इज ए शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड ट्राइब दैट इज ए इंडिया, इंडिजिनस पीपल। यही सच्चाई है। और इस आदिवासी शब्द को खत्म करने का काम किया है। वो खत्म करने का काम इसलिए कर रहे हैं कि गर्व से कोई व्यक्ति ये नहीं कहे कि मैं आदू आदना धनी मूल दूरना धनी, ये नहीं कहे। आज जिस तरह से कुछ लोग लिख रहे हैं, पिछली बार देखा होगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने आदिवासी दिवस का ट्वीट किया और 20 मिनट बाद जब नागपुर से फोन आया और फोन आने के बाद 20 मिनट बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने वो ट्वीट हटा लिया और यहां आ रहे हैं, कहते हैं आदिवासी भाइयों हम आपका कल्याण करेंगे। आदिवासी इतना अब ना समझ नहीं रहा है, इतना भोला भी नहीं रहा है। और एक चीज देखिए कि आदिवासी समाज का जो व्यवहार है, सीधापन, भोलापन, हर किसी पे विश्वास करने का, उस विश्वास का, इस भोलापन का इन लोगों ने फायदा उठाया है आज तक। लेकिन हमें सावधान रहना पड़ेगा कि जो जितना मीठा बोलता है जरूरी नहीं है कि वो मिठाई हो। आज जिस तरह से जयपाल सिंह मुंडा के लिए कुछ लोग बोलते हैं, आज जिस तरह से जयपाल सिंह मुंडा, मैं एक बात बताना चाहूंगा, भारत का देश के संविधान निर्माण में बाबा साहब अंबेडकर जो आदिवासी दलित पिछड़ों के अधिकारों के लिए, समानता के लिए, इस देश में स्वतंत्रता के लिए जो प्रावधान किए, और विशेषकर जयपाल सिंह मुंडा जिन्होंने विशेषकर आदिवासी समाज के हक अधिकारों के लिए, उनकी पहचान के लिए संविधान सभा में अगर मजबूत पैरवी नहीं की होती तो जो आदिवासी दलित समुदाय आज अधिकारी बन के, नेता बन के, टाई पहन के, सूट बूट लगा के और टाई बेल्ट पहन के घूम रहा है, अगर वो जयपाल सिंह मुंडा और अंबेडकर साहब नहीं होते तो आज उनके आगे तो हांडी होती और पीछे झाड़ू लगाया हुआ होता। संविधान की सभा में जयपाल सिंह मुंडा आदिवासियों की मजबूत पैरवी करने वाले और बाबा साहब अंबेडकर इस देश के आदिवासी दलितों की मजबूत पैरवी करने वाले नहीं होते तो जो आज आदिवासी समाज का प्रमाण पत्र बना के जो नेता विधानसभा संसद में जा रहा है, जो आदिवासी समाज का प्रमाण पत्र लगा के कर्मचारी अधिकारी बन के ऑफिसों में जा रहा है और सूट बूट टाई लगा रहा है, अगर ये दो व्यक्ति नहीं होते तो शायद हमारे आगे हांडी होती और पीछे झाड़ू होता। क्योंकि आदिवासी दलितों को इस देश में पढ़ने का अधिकार हजारों सालों से नहीं था, इस संविधान ने हमें दिया है। और आज जयपाल सिंह मुंडा के लिए कहते हैं कि जयपाल सिंह मुंडा तो ऐसे ही था, संविधान में बकवास करता था। राजेंद्र प्रसाद जी ने बोला था, मैं इस मंच से खुला चैलेंज करता हूं, एक नेता का मैंने भाषण सुना था जयपाल सिंह मुंडा के लिए और संविधान की अधिकतर पूरी डिबेट हमने पढ़ी कि कहीं पर भी राजेंद्र प्रसाद जी ने यह नहीं कहा था जयपाल सिंह मुंडा को कि आप बकवास करते हो। यह जरूर देखा और मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि तुम्हारी वजह से मुझे संविधान की डिबेट पढ़ी और जयपाल सिंह मुंडा ने आदिवासियों के अस्तित्व के लिए, उसकी आइडेंटिटी के लिए, उनके अधिकारों के लिए कितना लड़ा पड़ा वो मैं समझा। और जयपाल सिंह मुंडा के लिए मेरे मन में जो भाव थे उससे और बढ़ गए, मेरे मन में जो इज्जत थी वो और बढ़ गई। एक बात जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान में कहा था, संविधान की सभा में कुछ सदस्यों ने आदिवासी समाज को अल्पसंख्यक में गिनने का प्रावधान दिया, मतलब चर्चा की थी कि आदिवासी समाज को अल्पसंख्यक में गिनो। तो जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था कि आदिवासी समाज को दया के रूप में अल्पसंख्यक गरीब में चिन्हित करने की भूल मत करना। आदिवासी समुदाय इस देश का मूल मालिक है, प्रथम नागरिक है, यह जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था।
साथियों, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमको 5000 साल पुरानी काल्पनिक एक एक बात बताई, लेकिन 50 साल पहले की, 100 साल पहले का, 200 साल पहले का इतिहास हमको नहीं बताया इन लोगों ने। ये जो लड़ाई है हमारे अस्तित्व को बचाने की, उसको हमें लड़ना है। और जयपाल सिंह मुंडा ने एक बात बोली थी, लोकतंत्र की जब बात आती है कि हमें लोकतंत्र, आदिवासियों को लोकतंत्र सिखाने की जरूरत नहीं है। आदिवासी हजारों सालों से लोकतांत्रिक व्यवस्था को जीते आ रहा है और दुनिया और आप सबको आदिवासियों से लोकतंत्र सीखने की जरूरत है। साथियों, जिस तरीके से हम आज देख रहे हैं, और मैंने एक बात पे गौर किया, एक ऐसी विचारधारा है इस देश के अंदर, और वह विचारधारा आदिवासी हो, दलित हो, किसी भी वर्ग का गरीब व्यक्ति है, किसी भी समाज का जो मानवता में विश्वास करता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है, उन सबके लिए घातक है। और आप भी गौर करना कि एक वो विचारधारा है जिस विचारधारा ने अंग्रेजों का साथ दिया था, आजादी का विरोध किया था, तिरंगा झंडे को जलाने का काम किया था, संविधान को जलाने का काम किया था। और तिरंगा झंडे को, उनके जो मुख्यालय थे, उन मुख्यालयों पे 25 साल तक तिरंगा झंडे को नहीं फहराया था, और आज तिरंगा झंडा घर घर बांट रहे हैं, आज घर घर बांट रहे हैं। वो वही विचारधारा है जो जयपाल सिंह मुंडा को बदनाम करती है, वो वही विचारधारा है जो संविधान की पुस्तक को जलाने का काम करती है, और वो वही विचारधारा है जिसने संत सुरमाल महाराज की भक्ति को खत्म करने का काम किया है। वो वही विचारधारा के लोग हैं जिन्होंने रास्तापाल में कालीबाई कलासुआ, नानाबाई सेंगाबाई पे गोलियां चलाने का काम किया था। वो वही विचारधारा है जिस विचारधारा ने गोविंद गुरु के महाराज के नेतृत्व मानगढ़ में हमारा आंदोलन हुआ, बिलराज कायम करने को, उसको खदेड़ने में सहयोग करने का काम किया। और वो वही विचारधारा है जो आज आजाद भारत में आदिवासी शब्द को खत्म करने की काम कर रही। उस विचारधारा के कुछ नेता बोलते हैं कि ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में एक बात और बोली थी नेताओं के लिए, भविष्य में आज जो पनपे हैं उनके लिए। क्या बोला था कि आदिवासी समुदाय को विशेष सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। भविष्य में आदिवासी समाज को भविष्य में जो मंत्री और नेता बनेंगे, तो भ्रष्ट नेता और मानसिक गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए जो नेता बनेंगे, इन नेताओं से आदिवासी समुदाय को सुरक्षित रखने की जरूरत है। ये बात बोली थी जो आज हमें प्रतीत हो रही है। कौन कौन खतरा मंडरा रहा है? साथियों, मैं अंतिम एक टॉपिक पे बात करके मेरी बात को समाप्त करना चाहूंगा कि मानगढ़ का जो इतिहास बिलराज कायम करने का, 1913 में 1500 हमारे भाई मर गए, और इसी इतिहास को खत्म करने का काम एक नेता ने किया, पत्र लिख के, और हमारी राजस्थान पाठ्यक्रम की पुस्तक से उस इतिहास को हटाने का काम किया। साथियों, ये जो लड़ाई है, उस लड़ाई को हम कलम और कागज से लड़ना पड़ेगा। एक दौर चढ़ा था लड़ाई का, आजादी से पहले आक्रमणकारी हथियार लेके आए, हमारे पूर्वजों ने हथियार से उनका मुकाबला किया। आजादी के बाद फिर प्रचलन चला कि जोर चटलू बोले एटलो इनो साले भला कहता कि बोले इन्हें बोगड़े वैसे नहीं बोले इन्हें गांव पड़ जा रहे। अब दौर आ गया है, कलम और कागज से हम पे आक्रमण हो रहा है, कागजों में मारा जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं एट्रोसिटी, छुआछूत खत्म हो गया, बिल्कुल तचबेली जगह था वो खत्म हो गया, कागजों और कलम का खत्म नहीं हुआ है। कुछ लोग रहे ऐसे। इस आदिवासी इलाके में रहने वाले प्रत्येक वर्ग का हम सम्मान करते हैं, और कई लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं, जो मानवता में विश्वास रखते हैं, लेकिन जो मनुस्मृति को फॉलो करते हैं वो आज भी ऊंच नीच की भावना रखते हैं। हम चाहते हैं इस इलाके में रहने वाला प्रत्येक वर्ग वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानव को इंसान समझे, समान समझे, उस भावना से हमको मिलजुल के रहना है। और गोविंद गुरु महाराज का, संत सुरमाल महाराज का, हमारे पुरखों का जो बिल प्रदेश कायम करने का जो सपना था, उसको पूरा करना है अपन सबको मिलके। और बिल प्रदेश कोई हमारी अकेले की लड़ाई नहीं है, मेरे अकेले की, अपने अकेले की नहीं है। इस लड़ाई को लेके कई नेताओं ने, पूर्व में भाजपा के भी थे, बीजेपी के थे, उन्होंने भी उठाया। नंदलाल जी को याद करना चाहूंगा, उन्होंने उठाया। दिलीप सिंह बुरिया मध्य प्रदेश, उन्होंने उठाया। सोमजी भाई डामोर गुजरात के थे।
4 से 5 बार के सांसद थे, उन्होंने बिल प्रदेश की लड़ाई को लेकर बात रखी। इसलिए इस लड़ाई को हम सबको मिलकर लड़ना है। अंतिम कहना चाहूंगा, आपको क्या करना है, हमारे बच्चों को पढ़ाना है, अच्छी शिक्षा देनी है। मैं समझ रहा हूं आज आदिवासी इलाके में स्कूलों के हालात खराब है, भवन नहीं है, टीचर नहीं है, और जो टीचर पढ़ा रहा था उन सबको ट्रांसफर करने का काम किया है। हम कोशिश करेंगे, हम जनप्रतिनिधि है, लेकिन फिर भी विपरीत परिस्थिति में आप सबको मिलकर हमारे बच्चों को पढ़ाना है, नशे पत्ते से दूर रखना है। बाकी ये चीजें नहीं करेंगे तो हम गर्त में चले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, आभार। एक अनुरोध करना चाहूंगा, मेरे 2 साथी हैं विधायक जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी, 3 से 4 और ये 2 सांस्कृतिक कार्यक्रम बाकी हैं, और ये विश्व आदिवासी दिवस त्योहार है, कोई एक दिवस नहीं है, एक दाड़ो नहीं है, ये त्योहार है। और उस त्योहार में मन बना के रख लेना है कि हम रहे नहीं रहे, हमारी पीढ़ी को उस अनुरूप बना के जाना है कि त्योहार के रूप में मनाएं। और हमें कम से कम सुबह 11 बजे से लगा के शाम को 5 बजे तक रुकना है, 6 बजे तक रुकना है। ये परिपाटी बनानी है। साल में एक बार आ रहा है ये त्योहार हमारा, तो एक बार साल में एक दिन तो हम दे ही सकते हैं। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ जो वक्ता रहे उनकी बात को सुनना है। आप सबको धन्यवाद, आभार। जय जोहार, जय